अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं आज कहाँ पे हूँ और आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोज़ल में डिफरेंस क्या है। ये जिस जगह पे आज मैं हूँ ये बहुत ही प्यारी जगह है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी हियर। तो जब हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो जो मास्टर में अप्लाई कर रहे होते हैं जो लोग, या एमएस में अप्लाई कर रहे होते हैं, उनको चाहिए होता है स्टडी प्लान। और जो लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उनको चाहिए होता है रिसर्च प्लान या रिसर्च प्रपोजल। तो स्टडी प्लान जो है वो 1 से 1.5 या 2 पेजेस का होता है। तो स्टडी प्लान में आपने लिखना क्या होता है कि उसमें आप जो है तो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन लिखें और जो है उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताएं, अपनी प्रीवियस जो आपके अवार्ड्स हैं या आपने कोई जो है अचीवमेंट्स आपकी हैं वो बताएं। और इसी तरह जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें आप जो है आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं उस सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ सेंटेंसेस लिखें। और इसी तरह जो फोर्थ पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के अंदर आप उसमें आपने ये लिखना होता है कि आप चाइना में क्यों आना चाहते हैं और ये जो यूनिवर्सिटी है इसको आपने क्यों चूज़ किया है। तो ये चीज़ें आपने स्टडी प्लान के अंदर लिखनी होती हैं। तो जो रिसर्च प्रपोज़ल है वो इससे टोटली डिफरेंट है। रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो एक हायरार्की में चलता है। उसमें सबसे पहले आपने जो है जिस तरह से एक रिसर्च पेपर हम देख रहे होते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, इस तरह मेथडोलॉजी का सेक्शन होता है, उसके बाद उसकी जो है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होती हैं या कंट्रीब्यूशंस होती हैं और इसी तरह बाद में कंक्लूजन होता है। तो जो आपका रिसर्च प्रपोज़ल है वो थोड़ा सा ही डिफरेंट है पेपर के स्ट्रक्चर से। उसमें यह है कि आपने ज़ाहिर प्रपोज़ल देना होता है कि मैं इस टॉपिक पे या इस एरिया में काम करूँगा। तो उसमें आप ये लिख सकते हैं, पहला इंट्रोडक्शन का पार्ट तो आप रखेंगे, उसके अंदर प्रॉब्लम जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी आप रखेंगे। इसी तरह आप जो है लिटरेचर रिव्यू भी आप पूरा उसमें लिखेंगे कि जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं उससे पहले उस टॉपिक पे कितना काम हुआ है। सो यू हैव टू मेंशन द इम्पॉर्टेंट लिटरेचर और इम्पॉर्टेंट जो काम जिस टॉपिक को आपने चूज़ किया उस पर जो इम्पोर्टेंट जो है वो काम हो चुका है वो उसमें आपने मेंशन करना होता है। और इसी तरह जो है मेथडोलॉजी के सेक्शन में आपने बताना होता है कि कि आपका सैंपल क्या होगा, उसके अंदर जो है आप कौन से मेथड यूज़ करेंगे, आप क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे या आप सर्वे आपका डिज़ाइन होगा, क्वेश्चनर आप यूज़ करेंगे तो या इंटरव्यूज़ आप करेंगे। तो उसमें आपने डिटेल में बताना होता है कि कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन वो आपने पूरा बनाना होता है और उसमें आपने लिखना होता है कि ये आपका जो काम है ये कब तक पूरा होगा। और इसी तरह आपने उसकी पॉसिबल जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो भी बतानी होती हैं, लेकिन वो इतना रिजल्ट्स आपने नहीं लिखने होते क्योंकि ज़ाहिरी बात है आप प्रपोज़ल है ये आपका, तो ये आपका कोई जो है पेपर नहीं है, आपको भी नहीं पता कि इसके जो है, लेकिन आपको ये पता होता है कि इसके पॉसिबल जो रिज़ल्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। तो जो रिसर्च प्रपोज़ल है वो आपने बड़े एहतियात से लिखना होता है। और क्योंकि रिसर्च प्रपोज़ल जब पीएचडी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो रिसर्च प्रपोज़ल बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाता है और उसको जो एडमिशन कमेटी है उसको ख़ास तौर पे वो पढ़ती है और देखती भी है। तो ये था डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया स्टडी प्लान में और रिसर्च प्रपोज़ल में। तो अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फिर स्टडी प्लान लिखना होता है, क्योंकि उसमें इस तरह सिर्फ आपका थीसिस ही एंड पे होता है, कोई ऐसी रिसर्च नहीं होती। लेकिन जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च प्रपोज़ल या रिसर्च प्लान देना होता है कि जो पीएचडी की डिग्री है वो रिसर्च बेस्ड डिग्री होती है, तो उसके अंदर आपका सारा काम ही रिसर्च से रेलिवेंट होता है। तो उसमें आपने बताना होता है कि आप जो है किस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे और ये रिसर्च जो है आपकी जो है वो कैसे होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो मैंने सोचा ये आपसे जो है वो शेयर कर दूँ। मेरा प्लान था कि मैं फ़िशिंग के लिए जाऊँगा आज, लेकिन फिर मैंने देखा कि बारिश शायद हो जाएगी तो प्लान जो है वो चेंज हो गया। तो अब जो प्लान आप देख रहे हैं, सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू हफे यू मस्ट विज़िट दिस प्लेस। काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए हैं अब, आज लगता है सारे लोग ही इधर आ गए। क्या बात है यार, मज़ा आ गया, यकीन करें। 30 मिनट्स के लिए उन्होंने मुझे बताया कि 25 RMB हैं और अगर आपका टाइम ज़्यादा लगता है तो फिर उसी हिसाब से वो ज़्यादा चार्ज करेंगे। लेकिन जो व्यू है और मैं आपको बता नहीं सकता, ये देखें कि हवा जो चल रही है क्या मज़ा आ रहा है। मैं कहता हूँ कि आज जो है वो पूरा दिन ही जो है ना किसी बोट में गुजार दिया जाए, लेकिन बाकी काम भी करने। तो फ़िशिंग का प्लान जो है वो
कैंसिल हो गया, वरना मेरा प्लान था कि फ़िशिंग की जाए। काफ़ी लंबी लेक है, इसके तकरीबन 5 से 6 पोर्शन है, यानी कि डिफरेंट पोर्शंस बने हुए हैं। आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, जो इसको मैं मोड़ता हूँ तो मैं जो आपको इसका जो दूसरा पोर्शन है वो मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे चाइना में अच्छी बात यह है कि हर सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा लेक्स होती हैं और ये लोग पानी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। वाटर मैनेजमेंट की जो इनकी अथॉरिटी है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि चाइनीज़ जो विलेज हैं वहाँ पे मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि हर घर के सामने उन्होंने अपनी लेक बनाई होती है। तो ये लोग बहुत अच्छे तरीके से चाइना के अंदर पानी को मैनेज करते हैं। जहाँ भी आप जाएं, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो विलेज हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, तो आपको वहाँ पे जो है ना हर जगह, हर घर के सामने, या अगर वो सिटी है तो सिटी के अंदर कई जगहों पे आपको लेक्स मिलेंगी। और वो लेक्स ऐसे नहीं छोड़ी हुई कि उसको बाकायदा प्रॉपर तरीके से साफ़ की जाता है। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने जो बंदा है जो ये लेक को साफ़ कर रहा है, और ये साफ़ क्या कर रहे हैं कि पत्ते जो गिर रहे हैं दरख्तों के साइडों पे, उसको वो उठा के ना अलग से बोट के अंदर वो जाके उसको कर रहे हैं। ये देखिए, आप मेरे पीछे शायद देख सकते हैं, एक सेकंड, अभी आपको ये नज़र आएगा। ये आप देखें, एक बोट वो है जो आप खुद से ड्राइव कर सकते हैं, उसको पेडल्स लगे हुए हैं उसके अंदर। और जो दूसरी बोट है वो इलेक्ट्रिक बोट भी इनके पास है। फिर फैमिली के लिए बड़ी बोट भी इनके पास है, सिंगल बोट भी है, डबल भी है, 4 बंदों की बोट भी है। तो अगर आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, आपने अपना जो टाइम गुजारना है लेक में, तो फिर आप अपनी बोट लें। जिस तरह से ये मैंने ली हुई है, देखिए मैं पेडल्स इसके चला रहा हूँ, जब दिल करता है पेडल चलाता हूँ, जब दिल करता है नहीं चलाता। तो बहुत ही ज़बरदस्त हवा है, जिधर दिल करे ले जाएं। 5-6 लेक के पोर्शन हैं और लाइफ जैकेट भी है। और दूसरी बात, लाइफ जैकेट के साथ साथ यहाँ पे एक अलग से भी डोरी के साथ एक लाइफ सेविंग एक टायर के लिए उसको, या वो भी रखा हुआ है। तो इन केस अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का इशू हो जाए तो ये चीज़ भी काम आ सकती है। मैं कहता हूँ कि चाइना जो है वो जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए तो जन्नत है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि लोग चाइना में आते हैं, बड़ी अफवाहें सुनी होती हैं, अजीब अजीब खबरें सुनी होती हैं, लेकिन जब यहाँ पे आ जाते हैं फिर यहाँ छोड़ के जाना नहीं चाहते। इसी तरह मेरे बहुत सारे दोस्त जो ग्रेजुएट होके चले गए, वो कहते हैं यार अब हम कैसे चाइना में वापस आए। अच्छा, यहाँ पे बोर्ड की सिक्योरिटी भी है, 100 RMB इन्होंने सिक्योरिटी ली है बोर्ड की। तो अब मैं जाऊँगा, 25 RMB ये रखेंगे, तो 100 RMB मुझे वापस मिलेगा। तो टाइम मेरा जो है वो बहुत है, इतना टाइम मेरे लिए अभी जाके कुछ शॉपिंग करनी है अवतार के लिए भी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बड़ी मैंने अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन भी दी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू डिड लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care of yourselves, take care of your loved ones. तो अल्लाह हाफिज़। पहुंच गया हूँ भाई मैं ये, और यहाँ पे अभी जो है ना जो ने कहा है कि यहाँ पे पार्क आप नहीं कर, हाँ वहाँ पे जगह है, यहाँ पे ही लगा देता हूँ सामने।